पश्चिमी जर्मनी के एक संग्रहालय के निदेशक डॉ आर्ने एग्रब्रेक्ट को यह प्राचीन इराक के खजानों की एक प्रदर्शनी में मिला था। बगदाद में मिट्टी का एक घड़ा, तांबे का एक सिलेंडर और लोहे की एक छड़ मिली थी। बैटरी से जुड़े नवाचारों की कहानी केवल इंजीनियरिंग की गाथा नहीं है, बल्कि यह महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और उन उपकरणों के अंदर हो रही शांत क्रांतियों का वृत्तांत है जिन्हें हम हर दिन अपने हाथों में लेते हैं। हाथों में कितना खेद है। चमकीली स्क्रीनों और गूंजती मशीनों के पीछे ऊर्जा के भविष्य को आकार देने वाली एक वैश्विक हथियारों की होड़ छिपी है। इस अभूतपूर्व आविष्कार के बिना हमारी पूरी जीवन शैली असंभव होगी। यह एक शानदार आविष्कार है जो बहुत पुराना नहीं है, फिर भी इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा से लेकर असंभव लगने वाली अभूतपूर्व खोजों तक दुनिया कुछ असाधारण की तलाश में है, और इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसी अनोखी खोज मिली है जो बिजली के मायने ही बदल सकती है। तो यह आधुनिक बिजली हमारी आधुनिक जरूरतों को क्या दे सकती है? आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने 10,000 साल तक चलने वाली बैटरी कैसे बनाई, और यह तकनीक वाकई चौंका देने वाली है। जब बिजली एक जादू थी, बैटरी की विचित्र प्राचीन उत्पत्ति। एक समय था जब बैटरी से चलने वाली किसी भी चीज के बारे में सबसे बड़ी चिंता एक ही आम सवाल होता था: यह कब खराब होगी? वह चिंता अभी भी बनी हुई है, लेकिन शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 10,000 साल तक चल सकती है। लेकिन यह विचार इतना आश्चर्यजनक क्यों है? इसे समझने के लिए हमें लिथियम सेल और चार्जिंग केबल से बहुत आगे बैटरी प्रौद्योगिकी की शुरुआत तक जाना होगा। उस युग में जब बिजली का कोई नाम भी नहीं था, पोर्टेबल ऊर्जा के प्रति मानवता का जुनून स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों या एडिसन के प्रयोगों से शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। उस समय की जब बिजली असल में बिजली नहीं थी, बल्कि किसी जादू टोने जैसी थी। लोग प्रकाश, चिंगारी, गति, ऐसी कोई भी चीज चाहते थे जिससे यह साबित हो सके कि ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है या आदेश पर उत्पन्न किया जा सकता है। आधुनिक मनुष्यों द्वारा इस विचार को और अधिक पुष्ट करने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं पहले से ही इस रहस्यमय शक्ति की सीमाओं का पता लगा रही थीं। यदि आप पुरातत्वविदों से सबसे पहली बैटरी के बारे में पूछें, तो कमरे में मौजूद कोई न कोई निश्चित रूप से बगदाद बैटरी का जिक्र करेगा, आमतौर पर मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप जिस पर विश्वास करें उसके अनुसार यह या तो दुनिया का पहला विद्युत रासायनिक विद्युत सेल है या फिर महज एक प्राचीन टपरवेयर का बर्तन। 1930 के दशक में बगदाद के पास खोजा गया यह अजीबोगरीब मिट्टी का बर्तन एक तांबे के सिलेंडर, एक लोहे की छड़ और ऊपर से सील करने के लिए डामर की एक परत से सुसज्जित था। जब इसे पुनर्निर्मित करके इसमें कोई अम्लीय पदार्थ जैसे सिरका, अंगूर का रस या नींबू का रस भरा जाता है, तो यह लगभग 1 वोल्ट बिजली उत्पन्न करता है। आज के समय में किसी बड़ी चीज को रोशन करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन छोटी वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने या किसी को हल्का सा झटका देने के लिए काफी है। लोग ऑनलाइन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और फुसफुसाते हैं कि 2000 साल पहले भी उनके पास बैटरी थी और उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया। हालांकि पुरातत्वविद जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के लिए इतने उत्सुक नहीं हैं। इसे सीधे तौर पर प्राचीन बैटरी घोषित करने के बजाय कई लोग अधिक संयमित संभावनाओं का सुझाव देते हैं। यह विद्युत चिकित्सा का एक प्रारंभिक रूप हो सकता है, जो उत्तेजना या उपचार के लिए किए जाने वाले प्रारंभिक आघात उपचार जैसा कुछ हो सकता है।
यह एक आदिम विद्युत चढ़ाई तकनीक थी जिसका उपयोग छोटी छोटी वस्तुओं पर सोने या चांदी की बेहद पतली परत चढ़ाने के लिए किया जाता था। शायद यह कोई अनुष्ठानिक वस्तु रही हो जिसे एक हल्की रहस्यमय झनझनाहट पैदा करने के लिए बनाया गया हो, जिसे दैवीय शक्ति का आभास कराया जा सके, जिससे उपासकों को यह विश्वास हो जाए कि उन्होंने अलौकिक शक्ति का अनुभव किया है। लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह सब बकवास है। तांबे का सिलेंडर जलरोधक नहीं है। उस युग की कोई भी विद्युत चढ़ाई वाली वस्तु नहीं मिली है, और हो सकता है कि इस वस्तु का उपयोग केवल ग्रंथों या जादुई मंत्रों को रखने के लिए किया जाता रहा हो। दरअसल प्राचीन बैटरी सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले ऑस्ट्रियाई पुरातत्वविद विल्हेम कोनिग के सिद्धांत को कई पीढ़ियों के विशेषज्ञों ने विनम्रतापूर्वक और कभी-कभी कठोर शब्दों में भी खारिज कर दिया है। सेल्यूसिया और टेसिफोन में 10 समान पात्र पाए गए, जिनमें से कुछ में धातु की छड़ें थीं, कुछ में सड़ा हुआ पपायरस था और कुछ को धार्मिक महत्व के साथ जमीन में गाड़ा गया था। यह गुप्त प्राचीन विद्युत प्रयोगशालाओं की तुलना में धार्मिक कार्य की ओर अधिक संकेत करता है। फिर भी चाहे वह बैटरी हो या न हो, बगदाद की यह कलाकृति एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करती है। मनुष्य पहले से ही अदृश्य शक्तियों को पकड़ने और नियंत्रित करने के विचार पर प्रयोग कर रहे थे। पश्चिम में भी यूनानियों ने देखा कि एम्बर पत्थरों को रगड़ने पर पंख आकर्षित होते हैं, और रोमनों ने बिजली से चलने वाली मछलियों के झटके के बारे में लिखा था। बिजली का अस्तित्व था, बस उसका कोई नाम या नियमावली नहीं थी। वोल्ट और ओम के आविष्कार से पहले मिथक प्रचलित थे। प्राचीन लोग मानते थे कि कुछ पत्थरों, धातुओं और जानवरों में रहस्यमयी ऊर्जा होती है। शक्ति कोई वैज्ञानिक संसाधन नहीं थी, बल्कि एक जादुई युक्ति थी। कुछ कारीगरों ने तो संयोगवश ही विद्युत चढ़ाने की अपरिष्कृत विधियां खोज निकालीं, जिससे वे धातुओं पर ऐसी परतें चढ़ाने लगे जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे। पुजारी लोगों का इलाज करने के लिए बिजली से चलने वाली कैटफिश का इस्तेमाल करते थे। रहस्यवादियों ने चुंबकित पत्थरों का संग्रह किया, लेकिन यह सब प्रयोग और त्रुटि पर आधारित था। किसी के पास कोई निश्चित ढांचा नहीं था, किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर भी इन शुरुआती प्रयोगों ने आधार तैयार किया। मानव जाति ने संचित ऊर्जा के विचार का स्वाद चख लिया था और इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सन 1800 में इतालवी वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा, जी हां, वही व्यक्ति जिनका नाम आज भी वोल्ट के नाम से जाना जाता है, ने खारे पानी में भीगे कपड़े से अलग किए गए तांबे और जस्ता की डिस्क को बारी बारी से एक के ऊपर एक रखा। जब उन्होंने सिरों को जोड़ा तो दुनिया की पहली निरंतर विद्युत धारा उत्पन्न हुई। यूरोप में हलचल मच गई। वोल्टा का आविष्कार, वोल्टेइक पाइल, बनाने में इतना सरल था कि वैज्ञानिक जगत को झकझोर देने के लिए काफी शक्तिशाली साबित हुआ। खोजों के प्रति जुनून से भरे उस युग में यही वह क्षण था जब बिजली का रहस्य खत्म हो गया और यह यांत्रिक बन गई। पहली बार यह ऐसी शक्ति थी जिसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता था, मापा जा सकता था और बढ़ाया जा सकता था। यह कोई क्षणिक चिंगारी या जादू का करतब नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद चीज थी। इसने प्रारंभिक चिकित्सा उत्तेजना में अचानक सक्रिय होने वाले साधारण विद्युत चुंबकों में और प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला में अपाखंडा में अपना स्थान बनाया, जिसने अंततः टेलीग्राफ को जन्म दिया। देखने में यह बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं लग रहा था, बस मेज पर धातु के पैनकेकों का एक छोटा सा ढेर था। फिर भी उस साधारण से ढेर ने चुपचाप भविष्य की दिशा बदल दी। जब लोगों को एहसास हुआ कि बिजली को संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है,
तो दुनिया ने बेहद तेजी से औद्योगिकरण किया। बैटरी का विकास एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में हुआ और फिर आधुनिकीकरण के एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में। संचार से लेकर परिवहन तक हर बड़े विकास के साथ पृष्ठभूमि में एक बैटरी चुपचाप स्पंदित होती रही, जो इस बात का प्रमाण थी कि मानवता ने अंततः ऊर्जा से न केवल डरना सीखा बल्कि उस पर नियंत्रण करना भी सीख लिया। लेकिन तांबे और जस्ता के वे शुरुआती ढेर तो बस शुरुआत थे। जैसे जैसे आधुनिक दुनिया को अधिक शक्ति, तेज गति, छोटे आकार और सुरक्षित उपकरणों की आवश्यकता होने लगी, बैटरी का विकास इतनी तेजी से होने लगा जिसकी कल्पना उनके आविष्कारकों ने भी नहीं की होगी। चटकते तारों से लेकर ऊर्जा की अत्यधिक खपत करने वाली धरती तक, आधुनिक दुनिया चमकती स्क्रीन और इलेक्ट्रिक कारों के साथ अचानक अस्तित्व में नहीं आई। यह धीरे धीरे एक एक चिंगारी करके जाग उठा। शुरुआत में जब किसी ने जेब में आसानी से समा जाने वाले छोटे फोन या हवा में उछालने लायक हल्के ड्रोन की कल्पना भी नहीं की थी, तब शुरुआती टेलीग्राफ लाइनों को एक भरोसेमंद नेटवर्क की जरूरत थी। यह नेटवर्क भारी भरकम लेकिन भरोसेमंद लेड एसिड बैटरी से मिलता था, जो चुपचाप दुनिया की पहली लंबी दूरी की बातचीत को शक्ति प्रदान करती थी। टेलीग्राफ की क्लिक की आवाज थमने लगी और टेलीफोन की घंटियां बजने लगीं। साथ ही मीलों दूर से किसी की आवाज सुनने का रोमांच भी उभरने लगा। कुछ अधिक सुविधाजनक चीज की जरूरत ने इंजीनियरों को ड्राई सेल के युग की ओर धकेल दिया। ये मानकीकृत छोटे सिलेंडर अचानक हर जगह दिखने लगे, जिससे बिजली एक ऐसी चीज बन गई जिसे आप साथ ले जा सकते थे, बदल सकते थे और जिस पर भरोसा कर सकते थे। और लोगों को तारों के बिना आजादी का यह विचार बहुत पसंद आया। फिर दुनिया तेजी से पोर्टेबल हो गई। रेडियो, टॉर्च, वॉकमैन, गेम बॉय, पूरा बचपन और घर की दराजें अल्कलाइन बैटरियों के भारी भरकम भरोसे से भर गईं। ड्यूरासेल और एनर्जाइजर जैसे ब्रांड हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का हिस्सा बन गए। उनके विज्ञापन ऐसे खरगोशों और तांबे के लट्ठों का वादा करते थे जो कभी रुकते नहीं थे और आपकी अधीरता को भी मात दे देते थे। संस्कृति बदल गई। बिजली एक ऐसी विलासिता बन गई जिसे आसानी से फेंका जा सकता था, इतनी सस्ती कि उसे फेंका जा सकता था, लेकिन इतनी जरूरी कि लोगों द्वारा अपने साथ ले जाए जाने वाले हर मजेदार, शोर मचाने वाले, चमकते गैजेट को चलाने के लिए जरूरी थी। आज भी कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि आधुनिक तनाव का आधा हिस्सा इस बात से आता है कि किसी चीज में तुरंत बैटरी डालने की जरूरत महसूस होती है और उम्मीद करते हैं कि दराज ने आपको धोखा न दिया हो। लेकिन असली क्रांति, जिसने 21वीं सदी को आकार दिया, 1990 के दशक में चुपचाप आ गई जब सोनी ने अपनी आधुनिक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पेश की। इसने न केवल अपने से पहले की सभी चीजों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि इसने प्रौद्योगिकी की दिशा ही बदल दी। अचानक ऊर्जा घनत्व इतना अधिक हो गया कि फोन पतले, लैपटॉप हल्के और अंततः इलेक्ट्रिक कारें वास्तव में व्यावहारिक बन गईं। लिथियम आयन इसलिए नहीं जीता क्योंकि यह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि यह पहली ऐसी रासायनिक प्रक्रिया थी जिसने भविष्य की हर आवश्यकता को पूरा किया। यह पोर्टेबल, शक्तिशाली, रिचार्जेबल था और उन उपकरणों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम था जो हर साल अधिक स्मार्ट और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते जा रहे थे। फिर भी इसके साथ कुछ परेशानियां भी आईं। अस्थिरता जिसने सुर्खियां बटोरीं, खनन संबंधी चुनौतियां जिन्होंने सवाल खड़े किए, और धीरे धीरे होने वाली अपरिहार्य गिरावट जिसने आपको याद दिलाया कि आपका फोन जानबूझकर पुराना नहीं हो रहा था, बल्कि यह एक योजना का हिस्सा था। जैसे जैसे दुनिया विद्युतीकरण के युग में गहराई से उतरती गई,
वैश्विक मांग न केवल बढ़ी बल्कि उसमें जबरदस्त उछाल आया। इलेक्ट्रिक वाहन एक विशिष्ट नवीनता से मुख्यधारा की महत्वाकांक्षा बन गए। स्मार्टफोन की संख्या वैश्विक धड़कन की तरह तेजी से बढ़ी। यहां तक कि एआई डेटा सेंटर भी इतनी अधिक बिजली की खपत करने लगे कि सरकारें चिंतित हो गईं और अचानक हर जगह के लोग, वैज्ञानिक, इंजीनियर, नीति निर्माता, रेडिट पर आम लोग एक ही सवाल पर सोचने लगे, क्या हमारी बैटरियां उस दुनिया के लिए काफी अच्छी हैं जिसे हम बना रहे हैं? खोज का दायरा नई रासायनिक तकनीकों तक फैल गया। सोडियम आयन की किफायती उम्मीद से लेकर सॉलिड स्टेट की भविष्यवादी संभावनाओं तक, ग्राफीन के प्रचार चक्रों से लेकर फ्लो बैटरियों की धीमी और स्थिर विश्वसनीयता तक, नवाचार न केवल बेहतर प्रदर्शन की दौड़ बन गया बल्कि एक ऐसी दुनिया में अस्तित्व की दौड़ भी बन गया जहां धैर्य और संसाधन दोनों ही कम होते जा रहे हैं। और ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि बैटरी विज्ञान में प्रगति धीमी गति से ही होती रहेगी और निराशाजनक ठहराव ही आएगा, तभी ब्रिटेन में एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। एक ऐसी खोज जो इतनी विचित्र और मौजूदा पद्धतियों से इतनी अलग थी कि लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। परमाणु हीरे की बैटरी के अंदर 10,000 साल पुरानी पावर सेल। अगर आपने कभी दोपहर के भोजन तक अपने फोन की बैटरी खत्म होने की शिकायत की है, तो खुद को बेहद छोटा महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो एक दिन, एक महीने या एक सदी बाद भी खत्म नहीं होती। यह हजारों वर्षों तक चलती रहती है। और नहीं, यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, न ही रेडिट पर फैली कोई अफवाह है जो बेकाबू हो गई हो। हालांकि लोग ऑनलाइन मजाक कर रहे हैं कि यह एक तरह से अमृता की बैटरी है जो आपके पोते पोतियों को विरासत में मिलेगी। यह चीज वास्तविक है, निर्मित है, परीक्षण की गई है और ऑक्सफोर्डशायर की एक प्रयोगशाला में चुपचाप पड़ी है। एक ऐसे ऊर्जा स्रोत से संचालित हो रही है जो सभ्यता से भी पुराना है। इस तकनीक का अप्रत्याशित जन्म ब्रिटेन के कुलौम स्थित परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण में हुआ, जहां शोधकर्ता ऊर्जा के भविष्य का आविष्कार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे बस परमाणु कचरे का सुरक्षित और कारगर तरीके से उपयोग करने का तरीका खोज रहे थे। पुराने ग्रेफाइट रिएक्टर ब्लॉकों के अंदर कार्बन 14 जमा हो जाता है और इसका निपटान करना एक जटिल समस्या है। लेकिन इसे दफनाने या हमेशा के लिए बंद करके रखने के बजाय वहां के वैज्ञानिकों ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के भौतिकविदों के साथ मिलकर एक विचारोत्तेजक सवाल उठाया। क्या होगा अगर इस कचरे से किसी चीज को ऊर्जा प्रदान की जा सके? इस सहयोग से दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी का निर्माण हुआ, जो एक छोटा सा वर्गाकार हीरा है, जो परमाणु शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आने वाले चमकदार हरे घनों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यूकेए में ट्रिटियम ईंधन चक्र की प्रमुख सारा क्लार्क ने इसे निरंतर बिजली उत्पादन का एक सुरक्षित और टिकाऊ तरीका बताया, यानी एक विनम्र और तकनीकी तरीका जिससे यह कहा जा सकता है कि हमने शायद उस समस्या का हल ढूंढ लिया है जिसे हल करने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। तकनीकी शब्दावली को समझने के बाद यह अवधारणा देखने में बेहद सरल लगती है। कार्बन 14 रेडियोधर्मी तो है, लेकिन इसका प्रभाव हल्का है और इसके उत्सर्जन इतनी कम दूरी तक फैलते हैं कि ठोस पदार्थ की एक पतली परत भी उन्हें रोक सकती है। इसलिए शोधकर्ताओं ने उस कार्बन 14 को कृत्रिम हीरे की संरचना के अंदर समाहित कर दिया और बाकी काम भौतिकी पर छोड़ दिया। रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, जो लगभग 6000 वर्षों तक धीरे धीरे जारी रहेगा और इस दौरान यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है। हीरा एक सूक्ष्म फोटोवोल्टिक सेल की तरह
इन इलेक्ट्रॉनों को उसी तरह ग्रहण करता है जैसे सौर पैनल फोटोनों को ग्रहण करते हैं और उन्हें बिजली में परिवर्तित करता है। यही तो इसका पूरा जादू है। यह मूल रूप से एक सौर पैनल है जो सूर्य के प्रकाश के बजाय अपनी आंतरिक विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें कोई पोर्ट नहीं है, रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं है और बार बार उपयोग करने से कोई क्षरण नहीं होता। और चूंकि कार्बन-14 अब तक खोजे गए सबसे कठोर पदार्थों में से एक के भीतर स्थित है, इसलिए इससे निकलने वाली सूक्ष्म विकिरण कभी भी हीरे से बाहर नहीं निकलती। भौतिक रूप से प्रोटोटाइप देखने में प्रभावशाली नहीं लगता। यह 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर की एक टाइल है जिसकी मोटाई शायद आधा मिलीमीटर है, जो आपकी जेब की धूल में खो सकती है। लेकिन इसका जीवन काल सीधे कार्बन-14 के अर्ध जीवन से जुड़ा है और यह 5730 वर्षों की बैटरी लाइफ के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप प्राचीन मिस्र के उदय के समय इसे चालू करते तो यह आज भी अपनी मूल क्षमता के आधे पर चल रहा होता। लेकिन इसका नुकसान क्या है? वह क्षमता बहुत कम है। माइक्रोवॉट यह सेंसर, इम्प्लांट, उपग्रह और मनुष्यों द्वारा निर्मित उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त है, जिन्हें लोग रखरखाव करना अक्सर भूल जाते हैं। यह आपके बंद पड़े लैपटॉप को चालू करने या आपके लिविंग रूम को बिजली देने के लिए पर्याप्त नहीं है। डायमंड बैटरी की उत्पत्ति लोगों की सोच से भी कहीं अधिक पुरानी है। यह विचार सर्वप्रथम 2016 में सार्वजनिक रूप से सामने आया, जब ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के कैबोट संस्थान ने पुराने रिएक्टरों के ग्रेफाइट ब्लॉकों से प्राप्त कार्बन-14 से बीटा क्षय पर चलने वाली बैटरी बीटा वोल्टेइक सेल बनाने की योजना की घोषणा की। वे इस अवधारणा पर प्रयोग करने वाले अकेले नहीं थे। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे रूसी संस्थानों ने, जो दशकों के गहन शोध, देर रात तक चलने वाली प्रयोगशालाओं और सिद्धांत एवं प्रयोग की सीमाओं पर हासिल की गई सफलताओं के लिए जाने जाते हैं, अपने स्वयं के निकल 63 प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए, जिनमें अति पतली हीरे की परतों ने निकल पन्नी से बीटा उत्सर्जन को ग्रहण किया। उस संस्करण ने मानक बैटरियों की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व के साथ लगभग 1 माइक्रोवाट बिजली उत्पन्न की। यह इस बात का प्रमाण था कि बीटा वोल्टिक्स केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं थीं, बल्कि वास्तव में कारगर थीं। लेकिन ब्रिटिश कार्बन-14 संस्करण का एक प्रमुख लाभ था सुरक्षा। कार्बन-14 इतनी कम दूरी की विकिरण उत्सर्जित करता है कि हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी इसे हानिरहित बना देता है। इससे यह तकनीक न केवल गहरे अंतरिक्ष यानों और निगरानी उपकरणों, जो परमाणु बैटरियों के पारंपरिक घर हैं, के लिए व्यावहारिक बन गई, बल्कि चिकित्सा प्रत्यारोपण, दूरस्थ पर्यावरण सेंसर और अगली पीढ़ी के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी उपयोगी हो गई। इस तकनीक के प्रमुख समर्थकों में से एक प्रोफेसर टॉम स्कॉट ने ब्रिटिश शिक्षाविदों की विशिष्ट शैली में उत्साह और संयम का मिश्रण व्यक्त करते हुए इसका सार बताया। यह सूक्ष्म शक्ति तकनीक अंतरिक्ष हार्डवेयर से लेकर सुरक्षा उपकरणों और चिकित्सा प्रत्यारोपण तक हर चीज को सहारा दे सकती है और ब्रिस्टल उद्योग के साथ साझेदारी में सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक था। इसका मतलब यह है कि वे जानते हैं कि उन्होंने कुछ अद्भुत चीज बनाई है और अब वे चुपचाप इस बात पर काम कर रहे हैं कि ऐसी बैटरी का क्या किया जाए जो सभ्यताओं से भी ज्यादा समय तक चले। 2024 में कार्बन-14 डायमंड सेल के सफल निर्माण की घोषणा के बाद से ही इंटरनेट पर हलचल मची हुई है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं तो कुछ षड्यंत्र सिद्धांत फैला रहे हैं। कुछ लोगों को यकीन है
कि इससे ऐसे उपकरण बनेंगे जिन्हें एक बार दफनाकर सदियों तक भुला दिया जाएगा। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि इससे आखिरकार निर्माताओं को गैजेट्स की जीवन अवधि कम करने से रोकने में मदद मिलेगी। और जाहिर है, एक ऐसा समूह भी है जो मानता है कि यह एक ऐसे भयावह भविष्य की ओर पहला कदम है जहां मानवता के विलुप्त होने के बाद भी आपका टोस्टर चलता रहेगा। लेकिन इन मीम्स और साइंस फिक्शन चुटकुलों के पीछे कुछ सचमुच क्रांतिकारी बात छिपी है। एक ऐसी बैटरी जिसे हजारों वर्षों तक बदलने, चार्ज करने या मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, महज एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर है। यह ऊर्जा भंडारण के बारे में मानव के सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। बैटरी खराब होने के कारण काम करना बंद कर देने वाला हर उपकरण अब समस्या नहीं रह जाता, और यहीं से कहानी भविष्य की ओर मुड़ती है। क्योंकि अगर एक बैटरी देशों, भाषाओं और पूरे तकनीकी युगों से भी ज्यादा समय तक चल सकती है, तो जाहिर है सवाल यह उठता है कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए। और बंद दरवाजों के पीछे सरकारें, निगम और रक्षा एजेंसियां अचानक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्यों भाग दौड़ कर रही हैं? इन सवालों के जवाब एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जो चमत्कारिक और चिंताजनक दोनों लगता है। ऑनलाइन लोग मजाक में कहते हैं कि हम अमर गैजेट्स के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ड्रोन कभी जमीन पर नहीं उतरेंगे और आपकी स्मार्ट वॉच आपके परिवार से भी ज्यादा समय तक चलेगी। कुछ लोग आंखें घुमाते हुए सबको याद दिलाते हैं कि फिलहाल यह प्रोटोटाइप नैनोवाट ऊर्जा पैदा करता है, जो आपके खराब हो रहे फोन को फिर से चालू करने या आपकी इलेक्ट्रिक कार को लंबी सड़क यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। और फिलहाल वे सही हैं, क्योंकि भले ही यह बैटरी आपके लैपटॉप को न चला सके, लेकिन यह कुछ ऐसा कर सकती है जो कोई और ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकता। यह बिना किसी रखरखाव, पुनर्भरण या प्रतिस्थापन के हजारों वर्षों तक ऊर्जा का एक सूक्ष्म, निरंतर प्रवाह प्रदान करता है। यह मोमबत्ती की तुलना तारे से करने जैसा है। इनकी तुलना करना बिल्कुल असंभव है। पहली सीमा ही इसकी पहली महाशक्ति है। डायमंड बैटरी नैनोवाट से माइक्रोवाट रेंज में बिजली पैदा करती है, जो एक साधारण ए बैटरी की तुलना में हास्यास्पद रूप से कम है, जो अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली विस्फोटों में छोड़ती है। लेकिन वह ए बैटरी कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाती है, जबकि एक परमाणु डायमंड सेल एक ब्रह्मांडीय मेट्रोनोम की तरह लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करती रहती है, सदियों तक बिना अपनी लय खोए चलती रहती है। यह उन उपकरणों के लिए एकदम सही है जो जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय टिकाऊपन के लिए डिजाइन किए गए हैं। कल्पना कीजिए ऐसे मेडिकल इम्प्लांट्स की जो पहनने वाले व्यक्ति के जीवन काल तक चलते हैं, ऐसे पेसमेकर जिन्हें कभी भी सर्जरी द्वारा बदलने की आवश्यकता नहीं होती, बिना चार्जर वाले श्रवण यंत्र बिस्तर के पास रखी मेज पर जगह घेर रहे हैं। डॉक्टरों को अब यह चेतावनी देने की जरूरत नहीं है कि बैटरी कभी न कभी खत्म हो जाएगी। जिन मरीजों का जीवन निर्बाध बिजली आपूर्ति पर निर्भर करता है, उनके लिए यह सुविधा नहीं है। यह एक तरह की मुक्ति है। मेडिकल फोरम पर लोग पहले से ही ऐसे प्रत्यारोपणों के बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं जिन्हें हर दशक में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन 10,000 साल तक चलने वाले ऊर्जा स्रोत का असली क्षेत्र अंतरिक्ष है। आज उपग्रह, सौर पैनलों, अल्पकालिक बैटरियों और अंतरिक्ष अन्वेषणों पर निर्भर हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ये अग्रणी उपग्रह अपनी जिज्ञासा समाप्त होने से बहुत पहले ही ऊर्जा खो बैठते हैं। एक परमाणु हीरे की बैटरी उपकरणों को 50, 100, यहां तक कि 500 वर्षों तक चालू रख सकती है। जरा उन मिशनों की कल्पना कीजिए जो सूर्य के प्रकाश की परवाह किए बिना अंतरतारकीय अंधकार में विचरण करते हुए
अपने रचनाकारों के धूल में मिल जाने के बहुत बाद भी चुपचाप डेटा एकत्र करते रहें। इस तरह की दीर्घायु अंतरिक्ष यान बनाने, मिशनों की योजना बनाने और यहां तक कि अज्ञात में और आगे बढ़ने के हमारे सपनों को भी बदल देगी। फिर आती है हमारी अपनी दुनिया। रक्षा शोधकर्ता पहले से ही ऐसे ड्रोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कभी जमीन पर नहीं उतरते, सीमाओं या तटों के ऊपर अनिश्चित काल तक उड़ते रहते हैं और नाखून से भी छोटे आकार की बैटरी से चलते हैं। वन रक्षक विशाल जंगलों में बिखरे सेंसरों की कल्पना कर रहे हैं जो बिना बैटरी बदले चुपचाप आग, प्रवास और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रखते हैं। पाइपलाइन इंजीनियर हजारों मील लंबी औद्योगिक धमनियों की रक्षा करने वाले सूक्ष्म प्रहरी के नेटवर्क की कल्पना कर रहे हैं। गहरे समुद्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का समूह जो अपना आधा जीवन इस बात पर मजाक करते हुए बिताते हैं कि पानी के नीचे सब कुछ टूट जाता है। उन्हें आखिरकार ऐसे सेंसर लगाने का मौका मिला है जो अत्यधिक दबाव को झेल सकें और दशकों तक चालू रह सकें, बिना मानवीय हस्तक्षेप के धाराओं, संचार नेटवर्क और समुद्र तल में होने वाले परिवर्तनों का मानचित्रण कर सकें। और जब दायरा और भी छोटा हो जाता है तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां बैटरी बदलना भौतिक रूप से असंभव है, यह तकनीक एक तरह से जादू की तरकीब है। रेगिस्तानों, पर्वतों की चोटियों या आर्कटिक अनुसंधान केंद्रों में मौजूद छोटे-छोटे IoT उपकरण अनिश्चित काल तक सक्रिय रह सकते हैं। कल्पना कीजिए अंटार्कटिक मौसम नोड्स की जो शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियों तक टिके रह सकते हैं, या ऐसे माइक्रोसैटेलाइट्स की जो सौर पैनलों के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन सदियों तक अपने मिशन को जारी रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। लेकिन इसमें एक पेचीदगी है, एक ऐसी पेचीदगी जिसके बारे में इंटरनेट हमें बार बार याद दिलाता रहता है। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करना न केवल मुश्किल है बल्कि यह भू राजनीतिक भी है। फिलहाल केवल एक ही देश के पास कार्बन 14 का आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने की औद्योगिक क्षमता है, चीन। वही चीन जो पहले से ही सौर पैनलों, दुर्लभ खनिज पदार्थों और लिथियम बैटरी के उत्पादन में अग्रणी है। पश्चिमी विश्लेषकों को चिंता है कि इससे तकनीकी निर्भरता और बढ़ सकती है, खासकर रक्षा और विमानन क्षेत्रों में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां विदेशी नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता सरकारों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। डर यह नहीं है कि चीन इन सामग्रियों को बेचने से इनकार कर देगा, बल्कि यह है कि पश्चिमी देश एक ऐसे क्षेत्र में एक दशक पीछे रह जाएंगे जो भविष्य में सेमीकंडक्टर जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दुनिया भर की कंपनियां इस बाधा को दूर करने के लिए होड़ में लगी हैं। बीजिंग स्थित बीटावोल्ट ने पहले ही कार्यशील प्रोटोटाइप की घोषणा कर दी है, जिसमें एक ऐसा डिजाइन भी शामिल है जिसे 50 वर्षों तक बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है और जिसने तकनीकी मंचों पर हलचल मचा दी है। हीरे की बैटरी के मूल जन्म स्थान ब्रिटेन में भी इसके व्यावसायीकरण के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2020 में मॉर्गन बोर्डमैन को आर्केनालाइट का CEO नियुक्त किया गया। यह कंपनी विशेष रूप से इन तकनीकों को अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक दुनिया में लाने के लिए बनाई गई थी। फिर भी कोई यह दावा नहीं कर रहा है कि आपका फोन जल्द ही इनमें से किसी एक तकनीक पर चलेगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, वॉट और किलोवाट की खपत करने वाले सभी उपकरण किसी भी बीटा वोल्टेइक सेल द्वारा प्रदान की जा सकने वाली शक्ति से कहीं अधिक शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन बिजली की खपत कम करने वाले उपकरणों के लिए ये बैटरियां नियमों को पूरी तरह से बदल देती हैं। विज्ञान तो अद्भुत है ही, लेकिन विवाद भी उतना ही जोरदार है। डर।
इसके परिणाम और 10,000 साल चलने वाली बैटरी को लेकर चल रही लड़ाई। परमाणु हीरा बैटरी को लेकर भले ही कितनी ही चर्चा हो रही हो, लेकिन रेडियोधर्मी शब्द सुनते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। चाहे कितने ही वैज्ञानिक इसे सुरक्षित बता रहे हों या कितने ही चित्र यह दिखा रहे हों कि विकिरण किसी तिजोरी में रखे रहस्य की तरह सुरक्षित है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आम जनता परमाणु बैटरी का नाम सुनते ही चमकते हुए फोन, टिक टिक करते टाइम बम या पॉकेट रिएक्टर की तरह काम करने वाले पेसमेकर की कल्पना करने लगती है। सोशल मीडिया ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया है। एक वायरल ट्वीट में रेडियो एक्टिव एयरपॉड्स के बारे में मजाक किया गया। दूसरे ने पूछा कि क्या स्मार्टफोन आपको महाशक्तियां दे सकता है या सिर्फ सुपर कैंसर। और एक तीसरी रचना पूरी तरह से विज्ञान कथा पर आधारित थी, जिसमें ऐसे परमाणु बम दिखाए गए थे जो आपकी जेब में समा सकते थे। एक बार इंटरनेट पर कोई विचार फैल जाए तो उसमें बारीकियों का कोई स्थान नहीं रह जाता। लेकिन असल विज्ञान कहीं अधिक सरल और आश्वस्त करने वाला है। शोधकर्ताओं ने हीरे की बैटरी को एक छोटे किले की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया है। रेडियोधर्मी कार्बन 14 कृत्रिम हीरे के खोल के अंदर गहराई में स्थित है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है। यह आवरण इतना सघन और इतना मजबूत है कि कमजोर बीटा उत्सर्जन अवशोषित होने से पहले 1 मिलीमीटर के एक छोटे से अंश से अधिक दूरी तय नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो विकिरण कभी सतह तक नहीं पहुंचता। लिथियम आयन बैटरी के विपरीत, जो फूल सकती है, ज्यादा गर्म हो सकती है, आग पकड़ सकती है या फट सकती है। अगर आप उसे किसी सस्ते केबल से रात भर चार्ज करने की कोशिश करें तो डायमंड बैटरी न तो जलती है, न रिसाव करती है, न ही आग पकड़ती है और न ही हिलती है। इसे हाथ से मसल कर देखें। आपको शुभकामनाएं। हीरे का आवरण टूटने से पहले आपकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। फिर भी इन सुरक्षा उपायों के बावजूद प्रचार के नीचे कुछ जायज चिंताएं छिपी हुई हैं। एक बड़ी समस्या, उत्पादन के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों को संभालना। कार्बन 14 जादुई रूप से पूरी तरह सुरक्षित गोलियों के रूप में प्रकट नहीं होता है। इसे परमाणु कचरे से निकाला जाता है, शुद्ध किया जाता है, परिवहन किया जाता है, आकार दिया जाता है और हीरे की संरचनाओं में डाला जाता है। इसके लिए कड़े नियंत्रण वाली सुविधाओं, विशेष उपकरणों और उस तरह की नियामक निगरानी की आवश्यकता होती है जो परमाणु सामग्री को गलत हाथों में जाने से रोकती है। इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम करने वाले लोगों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की तुलना में कहीं अधिक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। फिर एक ऐसा सवाल उठता है जो वैज्ञानिक समस्या से ज्यादा दार्शनिक लगता है। 6000 साल में खराब होने वाले उपकरण को कौन संभालेगा? यह बेतुका लगता है। आखिर कोई इतना लंबा तो जिएगा ही नहीं कि हजारों साल पुराने पेसमेकर की चिंता करे। लेकिन पैमाने के बारे में सोचें। लाखों उपकरण जिनमें रेडियोधर्मी पदार्थों की थोड़ी मात्रा होती है, अंततः कचरा बन जाते हैं, कूड़े के ढेरों में चले जाते हैं, दराजों में पड़े पड़े भुला दिए जाते हैं या ई स्क्रैप के रूप में विदेशों में भेज दिए जाते हैं। नियामकों ने अभी तक यह परिभाषित नहीं किया है कि जब उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सभ्यताओं से अधिक समय तक टिके रहते हैं तो क्या होता है। दुनिया पहले से ही ई कचरे की समस्या से जूझ रही है। इसमें परमाणु कचरे की दीर्घायु को जोड़ने से पर्यावरण संगठनों की चिंता और बढ़ गई है। और फिर एक ऐसा मुद्दा भी है जिसने पहले से ही सुलग रही सार्वजनिक बहस में आग में घी डालने का काम किया है। सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप कंपनी न्यूक्लियर डायमंड बैटरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस कंपनी ने आसमान छूने वाले वादे किए थे, जिनमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आईफोन भी शामिल था। कंपनी का दावा था कि उसने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में
उच्च शक्ति वाली बीटा वोल्टेइक बैटरियों का परीक्षण कर लिया है और ऐसी क्षमताओं का बखान किया है जो भौतिकी के नियमों को भी चौंका देती हैं। स्मार्टफोन के बराबर आउटपुट, इलेक्ट्रिक वाहन के बराबर प्रदर्शन और यहां तक कि असीमित ऊर्जा का भी दावा किया गया था। तकनीकी जगत के प्रभावशाली लोगों ने बिना सोचे समझे इन दावों को दोहराया। निवेशक कतार में लग गए और इंटरनेट पर ऐसे फोन की चर्चा होने लगी जिन्हें चार्ज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर सच्चाई सामने आई। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने परमाणु हीरे की बैटरी पर उन प्रयोगशाला परीक्षणों और प्रोटोटाइपों के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया जो कभी हुए ही नहीं थे। उच्च क्षमता प्रदर्शन के उनके दावे न केवल आशावादी थे बल्कि काल्पनिक भी थे। कंपनी ने उपभोक्ता उपकरणों को बिजली देने में सक्षम कोई कार्यशील मॉडल तैयार नहीं किया था और एसईसी के अनुसार उनके वादे पूरी तरह से झूठे थे। रातों रात जनता का विश्वास बुरी तरह से टूट गया। यहां तक कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को भी संदेह भरे सवालों का सामना करना पड़ा, जैसे कि क्या यह एक और घोटाला तो नहीं है, और क्या यह थेरानोस जैसा ही है, बस इसमें हीरे और विकिरण का इस्तेमाल किया गया है। विडंबना यह है कि असली तकनीक जिसे ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने चुपचाप विकसित किया था, ने कभी भी ऐसे बेतुके दावे नहीं किए जिन्होंने परमाणु हीरे की बैटरियों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। असली हीरे की बैटरी स्थिरता का चमत्कार है, प्रदर्शन का नहीं। यह एक धीमा स्थिर ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का कोई चमत्कार नहीं। लेकिन इस घोटाले ने पूरे क्षेत्र को संदेह की छाया में रंग दिया और इससे हुए जनसंपर्क नुकसान से उबरने में वर्षों लग सकते हैं। वैज्ञानिक हलकों में बहस कहीं अधिक जटिल है। कुछ शोधकर्ता यह सवाल उठाते हैं कि क्या चीन के बाहर बड़े पैमाने पर कार्बन 14 का उत्पादन संभव भी है, क्योंकि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो वर्तमान में औद्योगिक मात्रा में इस आइसोटोप का उत्पादन कर रहा है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या कम बिजली खपत करने वाली, बेहद लंबे समय तक चलने वाली बैटरी कुछ खास अनुप्रयोगों से परे वाकई उपयोगी है। वहीं नियामकों के सामने नियमों की कोई किताब नहीं है। परमाणु बैटरियों और उपभोक्ता उपकरणों को नियंत्रित करने वाले कोई वैश्विक कानून नहीं है, क्योंकि जब ये नियम बनाए गए थे तब ऐसे उपकरण मौजूद ही नहीं थे। क्या पेसमेकर 10,000 साल तक चलना चाहिए? क्या सीमा निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को ऐसी ऊर्जा से चलाया जाना चाहिए जो देशों से भी अधिक समय तक टिके? क्या उपभोक्ताओं को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्मार्ट वॉच रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? हर सवाल का जवाब नए सवाल खड़े करता है और इनमें से किसी भी सवाल का आसान हल नहीं है। यहां तक कि सबसे खराब स्थितियों पर भी असहज चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। क्या होगा अगर कोई गलती से इन सिक्के के आकार की बैटरियों में से एक को निगल ले? क्या होगा अगर परिवहन के दौरान बैटरियों का एक जत्था चोरी हो जाए? क्या होगा अगर कोई बैटरी घर में आग लगने, कचरा कंपैक्टर में दबने या किसी हिंसक दुर्घटना में नष्ट हो जाए? वैज्ञानिक शांति से समझाते हैं कि हीरे का आवरण इतना मजबूत है कि यह उन परिस्थितियों में भी टिक सकता है जिनमें अधिकांश धातुएं चूर चूर हो जाती हैं, और अगर यह टूट भी जाए तो इसके अंदर मौजूद कार्बन 14 परमाणु आपदाओं से जुड़ा कोई उच्च ऊर्जा वाला पदार्थ नहीं है। लेकिन दिलासा देने से हर कोई शांत नहीं हो जाता। डर भौतिकी के नियमों के विरुद्ध नहीं चलता। फिर भी घोटालों, संदेहों और परमाणु संबंधी चिंताओं के बावजूद एक बात निर्विवाद है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए सिरे से हो रहे बदलाव की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। वास्तव में परमाणु हीरा बैटरी
उस व्यापक परिवर्तन का मात्र एक हिस्सा है जो ऊर्जा के बारे में दुनिया की सोच को पहले ही बदल रहा है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी हमें किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है? अगर आप ऊर्जा विश्लेषकों, इंजीनियरों या उस दोस्त की बात सुने जो पार्टियों में हमेशा इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा करता रहता है, तो आपको एक ही बात बार बार सुनने को मिलेगी। दुनिया एक अभूतपूर्व बैटरी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। यह सिर्फ बेहतर बैटरी बनाने की होड़ में लगी कंपनियां ही नहीं हैं। यह पूरी दुनिया की खामोशी है जो आने वाली सदी में बिजली के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इस प्रतिस्पर्धा की चमक में आप भविष्य की आहट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नई रसायन शास्त्र, नई संरचनाएं और अभूतपूर्व नए उपकरण आकार लेने लगे हैं। दशकों तक लिथियम आयन ने दुनिया को ऊर्जा प्रदान की। फोन, लैपटॉप, ड्रोन और अंततः इलेक्ट्रिक कारों को शक्ति दी। लेकिन वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति ने इस दौड़ को एक तेज दौड़ में बदल दिया है। सरकारें बैटरी पर निर्भरता को उसी तरह से परिभाषित कर रही हैं जैसे वे कभी तेल पर निर्भरता को परिभाषित करती थीं। और हर नई नीति एक ही बात दोहराती नजर आती है। अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण में जो भी महारत हासिल करेगा वही भविष्य का विजेता होगा। और लोग यह बात जानते हैं। किसी भी तकनीकी मंच पर नजर डालें तो आपको इस बात पर गरमागरम बहसें मिलेंगी कि कौन सा देश इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, कौन सी फैक्ट्री सबसे पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी और कौन सी रसायन तकनीक अंततः लिथियम के लंबे वर्चस्व को खत्म करेगी। और इस सारी हलचल के केंद्र में उभरती हुई तकनीकों की एक श्रृंखला है। कुछ तैयार होने के करीब हैं, जबकि अन्य अभी भी संभावनाओं की दहलीज पर हैं। उदाहरण के लिए, सॉलिड स्टेट बैटरियां इस क्षेत्र की सबसे चर्चित तकनीक बन गई हैं। एक ऐसी बैटरी का विचार जो अधिक कुशल, अधिक कॉम्पैक्ट, सुरक्षित और बहुत कम समय में चार्ज होने में सक्षम हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टोयोटा से लेकर क्वांटम स्केप तक हर कोई नई खोजों के बारे में संकेत दे रहा है। ऑनलाइन लोग मजाक में सॉलिड स्टेट बैटरी को बैटरी जगत का वेपरवेयर कहते हैं, लेकिन हर नया प्रोटोटाइप इस सपने को मार्केटिंग के प्रचार से कहीं अधिक एक क्रांति के शुरुआती चरण जैसा बना देता है। इनके ठीक बगल में अपनी सादगी के कारण लगभग कम आंकी जाने वाली सोडियम आयन बैटरियां हैं। ये साधारण, सस्ते और पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाने वाले पदार्थों से बने हैं। KTL पहले से ही इनका प्रारंभिक उत्पादन शुरू कर चुका है। हालांकि सोडियम आयन ऊर्जा उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगी, लेकिन यह लिथियम खनन से जुड़ी भू राजनीतिक समस्याओं के बिना उपकरणों और वाहनों की एक पूरी श्रेणी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार है। कुछ ऊर्जा विश्लेषक इसे पहले ही लोगों की बैटरी कह रहे हैं, जो काफी हद तक सही भी है। और फिर है ग्राफीन, एक ऐसा पदार्थ जो भौतिकी के नियमों को मानने से इनकार करता है। ग्राफीन सुपर कैपेसिटर एक ऐसी तकनीक है जिसे देखकर लोग हैरानी से भौहें चढ़ाते हैं और धीरे से कहते हैं, अरे 60 सेकंड में चार्जिंग? सच में? भले ही यह तकनीक अभी पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से सफल न हुई हो, लेकिन इसकी सैद्धांतिक क्षमता ही इसके प्रति उत्साह को बनाए रखती है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार को उसी तरह चार्ज कर सकते हैं जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हैं, या अपने फोन को उसी तरह चार्ज कर सकते हैं जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। क्या यह अतिशयोक्ति है? शायद। लेकिन इस विचार की चर्चा इतनी जोरदार है कि कंपनियां इसमें लगातार पैसा लगा रही हैं। जब इंजीनियर दीर्घकालिक, बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की बात करते हैं, जैसे कि व्यस्त समय में पूरे शहर को बिजली देना,
तो वे आपका ध्यान फ्लो बैटरी की ओर दिलाएंगे। ये विशाल तरल से भरी प्रणालियां आम उपभोक्ताओं को भले ही आकर्षक न लगें, लेकिन ये चुपचाप नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड के भविष्य को नया आकार दे रही हैं। जैसे जैसे देश जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, सौर और पवन ऊर्जा को घंटों या दिनों तक संग्रहित करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण हथियार बन रही है। फ्लो बैटरी शायद 2030 के दशक के भूले बिसरे नायक बनकर रह जाएं। फिर आता है इस स्पेक्ट्रम का एक सचमुच विचित्र पहलू। बायो बैटरी, जो बैक्टीरिया या कार्बनिक पदार्थों की चयापचय संबंधी विशिष्टताओं का उपयोग करती हैं। ये किसी साइंस फिक्शन लेखक की कल्पनाओं की उपज लगती हैं, लेकिन असल प्रयोगशालाएं इन्हें आगे बढ़ा रही हैं। कल्पना कीजिए दूरदराज के जंगलों में लगे पर्यावरण सेंसरों की, जो जैविक क्षय से उत्पन्न ऊर्जा से चलते हैं, या ऐसे मेडिकल इम्प्लांट्स की जो आपके शरीर से ही ऊर्जा लेते हैं। ये विचार कभी कॉमिक किताबों में ही मिलते थे और आज हम इन्हें साकार होते देख रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया है, तभी कोई परमाणु सूक्ष्म रिएक्टरों की बात करने लगता है। ये आपके दादाजी के जमाने के पावर प्लांट नहीं हैं। ये पोर्टेबल कॉम्पैक्ट रिएक्टर हैं, जिन्हें दूरस्थ अनुसंधान केंद्रों, सैन्य चौकियों और आपदाग्रस्त क्षेत्रों को बिजली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन कुछ लोग इनसे भयभीत हैं, वहीं कुछ अन्य कहते हैं कि ये टिकाऊ ऊर्जा का भविष्य हैं। दोनों ही स्थितियों में ये इस सवाल का एक साहसिक जवाब पेश करते हैं कि सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों तक भारी मात्रा में स्थिर बिजली कैसे पहुंचाई जाए। इस उथल-पुथल और रचनात्मकता के बीच एआई लगभग अनजाने में ही बैटरी की दुनिया में प्रवेश कर गया, जब तक कि अचानक यह हर जगह दिखाई देने लगा। आज एआई मॉडल कैथोड सामग्री की भविष्यवाणी कर रहे हैं, नोड की संरचनाओं को अनुकूलित कर रहे हैं, क्षरण का अनुकरण कर रहे हैं और विकास चक्रों को वर्षों तक कम कर रहे हैं। जिस काम के लिए पहले पूरी शोध टीमों की आवश्यकता होती थी, वह अब एक एल्गोरिदम के सुझाव से शुरू होता है। इसके बजाय यह करके देखें, अगर ऊर्जा क्रांति का कोई गुप्त सूत्रधार है, तो वह शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही हो सकती है। और इस उथल पुथल भरे भविष्य के बीच ठोस अवस्था वाले सपनों, सोडियम की व्यावहारिकता, ग्राफीन की चर्चा, तरल टैंक, जीवाणु कोशिकाएं, लघु रिएक्टरों के बीच सबसे विचित्र तकनीक मौजूद है, परमाणु हीरा बैटरी। ये लिथियम आयन को बदलने या किसी भी मुख्य धारा की तकनीक को पछाड़ देने का वादा नहीं करती हैं। इसके विपरीत वे एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में काम आते हैं। ऐसे उपकरण जिन्हें चुपचाप, स्थिर और लगभग अनंत काल तक चलने की आवश्यकता होती है। इन्हें खरगोशों के प्रति जुनूनी दुनिया में कछुओं की तरह समझें। ये आपकी इलेक्ट्रिक कार या गेमिंग लैपटॉप को शक्ति नहीं देंगे, लेकिन ये अंतरिक्ष यानों, आर्कटिक सेंसरों या उन सूक्ष्म उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिन्हें हम फिर कभी भौतिक रूप से स्पर्श नहीं करेंगे। उनकी क्रांति धीमी है, विस्फोटक नहीं, रातों रात नहीं, बल्कि यह हमारे द्वारा संभव माने जाने वाले विचारों को धीरे धीरे नया आकार दे रही है। और जैसे जैसे शक्ति के साथ मानवता का संबंध विकसित होता जा रहा है, सभ्यताओं से भी अधिक समय तक चलने वाली बैटरी के आगमन ने हमें ऊर्जा के मूल स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। 10,000 साल चलने वाली बैटरी नवाचारों की बढ़ती सूची में महज एक और उपकरण नहीं है। यह हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी चिंताओं और समय को ही जीतने की हमारी विचित्र इच्छा का प्रतीक है। क्योंकि अगर एक हीरा हजारों वर्षों तक किसी उपकरण को शक्ति प्रदान कर सकता है, तो असली सवाल यह है कि हम आगे क्या कर सकते हैं।
और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए कृपया स्क्रीन पर मौजूद कार्ड पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।